ऊपर एक छोटी छोटी दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। देवड़े की रोशनी में मुझे साफ नज़र आ रहा था। शक्ल से वो जम्मू का मुसलमान लगता था। वो दरवाजे में खड़ा मुझे गौर से देख रहा था। जीने की 6-7 सीढ़ियाँ थी। इसने पूछा, कश्मीरी मुजाहिद हो? मैं हैरान रह गया। इसने खुदा जाने कैसे अंदाज़ा लगा लिया। फिर भी मैंने झूठ बोला और कहा, मैं कश्मीरी मुजाहिद नहीं हूँ, मगर पुलिस को मुझ पर शक है कि मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। वो मेरे पीछे आ रही है। इस आदमी ने कहा, जल्दी से ऊपर आ जाओ। मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर गया तो दरवाजे से हट गया और बोला, सामने वाली कोठरी में छुप जाओ। सामने एक कोठरी थी, इसमें घुसकर मैं पलंग के नीचे छुप गया। पुलिस इस दौरान मकान के बाहर पहुंच गई थी। चूँकि गली आगे से बंद थी और ये मकान गली का आखिरी मकान था, इसलिए पुलिस को यकीन था कि मैं इस मकान में गया हूँ। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। मुझे इस आदमी की आवाज़ आई, कौन है भाई, क्या बात है? मुझे ख्याल आया यह आदमी कहीं पुलिस का मुखबिर ही ना हो, कहीं पुलिस को बता ना दे कि मैं ऊपर छुपा हुआ हूँ। इस ख्याल के साथ ही मैं पलंग के नीचे से निकला और दबे पाँव चलता सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। देवड़ी का दरवाज़ा खुला। पुलिस कांस्टेबल की आवाज़ आई, मलक साहब, आपको तकलीफ़ दी है। बात यह है कि एक पाकिस्तानी कमांडो का पीछा कर रहे हैं। वो इसी गली में घुसा था। जिस आदमी का वो घर था, जिसने मुझे कोठरी में छुप जाने को कहा था, इसको पुलिस कांस्टेबल ने मलिक साहब कहकर बुलाया था और लगता था पुलिस का आदमी इस आदमी को जानता है। मैं कान लगाए धड़कते दिल के साथ दरवाजे की चौखट के साथ लगकर खड़ा था। मलिक साहब ने कहा, पाकिस्तानी कमांडो मेरे घर में आता तो भला बचकर कहाँ जा सकता था, मैं तो खुद इसे दबोच लेता। अब एक और पुलिस वाले की आवाज़ सुनाई दी, मगर वो गया कहाँ? इसी तरफ आया था। मलिक साहब ने कहा, मेरा ख्याल है सामने कन्हैया लाल के मकान की छत पर से दूसरी तरफ भाग गया होगा। चलो मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर इसे ढूंढता हूँ। पुलिस कांस्टेबल ने कहा, नहीं नहीं मलक जी, आप कहाँ तकलीफ़ करेंगे, हम खुद इसे पकड़ लेंगे। आखिर जाएगा कहाँ? दूसरी गली में भी पुलिस मौजूद है। कन्हैया लाल के मकान पर देखते हैं। मालूम होता है कि सामने वाले कन्हैया लाल के मकान का दरवाज़ा भी खुला था। पुलिस को यकीन आ गया कि मैं इस मकान की छत को कूद कर भागा हूँ। पुलिस इस मकान का दरवाज़ा खटखटाने के बजाय मकान में घुस गई। सामने वाले मकान से लोगों की बातें करने की आवाज़ें आने लगी। इसके बाद खामोशी छा गई। पुलिस गली से वापस चली गई थी। मलिक साहब ऊपर आ गए। इस दौरान मैं भी कोठरी से चला गया था। दरवाज़ा खोलकर वो भी कोठरी में आ गए। आते ही बोले, तुम्हारी खुशकिस्मती कि तुम मेरे मकान में घुस आए हो। अगर कन्हैया लाल के मकान में चले जाते तो इस वक्त पुलिस तुम्हें हथकड़ी लगाकर अपने साथ थाने ले जा रही होती। मैंने इस शख्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं आपका एहसानमंद हूँ। मलिक साहब बोले, पुलिस ने मेरी बात का इसलिए यकीन कर लिया, अगरचे मैं मुसलमान हूँ, मगर मैं जम्मू का कांग्रेसी कमेटी का रुकन हूँ। सब मुझे कांग्रेसी मुसलमान समझते हैं, मगर अंदर से मैं पक्का मुसलमान कश्मीरी हूँ और मेरी सारी हमदर्दियाँ कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ हैं। तुम मुझे अपने बारे में चाहे ना बताओ, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। पुलिस की ज़बानी मेरे अंदाजे की तस्दीक हो चुकी है कि तुम कश्मीरी मुजाहिद नहीं बल्कि पाकिस्तानी कमांडो हो। पाकिस्तान पर मेरी जान निसार। खुदा का शुक्र है तुम पुलिस के दरिंदों के हाथ लगने से बच गए। अब बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो और इस मोहल्ले में कैसे आ गए थे? मैंने मलिक साहब को अपने कमांडो मिशन के बारे में तो कुछ ना बताया, सिर्फ इतना कहा, मैं पाकिस्तानी ज़रूर हूँ और कमांडो भी हूँ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यहाँ नहीं भेजा गया। मैं पाकिस्तानी मुसलमान होने के नाते खुद जहाद कश्मीर में शरीक होने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर पहुँचा हूँ। मलिक साहब मुझे बड़ी अकीदत भरी नज़रों से देख रहे थे। मुझे आदमी की शक्ल देखकर इसकी दिल का थोड़ा बहुत हाल मालूम हो जाता है। साफ लग रहा था मलिक साहब के दिल में तहरीक आज़ादी कश्मीर और पाकिस्तान के वास्ते गहरी हमदर्दी का जज्बा मौजूद है। वो उठते हुए बोले, मैं अभी आता हूँ। वो बाहर चले गए। बाहर दलान था जहाँ से एक दीना ऊपर छत पर जाता था। वो दीना चढ़ते नजर आए। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोले, पुलिस साथ वाली गली में मकानों की तलाशी ले रही है। मैं ऊपर छत पर से देख आया हूँ। तुम्हें अभी यहाँ से नहीं निकलना चाहिए। तुम फिक्र न करो, पुलिस दोबारा मेरे मकान पर नहीं आएगी। खुशकिस्मती से आज मेरा हिंदू मुलाजिम भी घर पर नहीं है। पुलिस ने इसे ख़ास मेरी निगरानी के लिए मेरे घर में नौकर रखा है। मैं ऐसा करने पर मजबूर था, मगर मोहतात रहता हूँ। इत्तफाक से वो आज अपनी माता से मिलने कटोआ चला गया था। अगर वो होता तो मामला बिल्कुल उलट हो सकता था। मलिक साहब ने मुझे एक रात एक दिन अपने घर में छुपाए रखा। मैं मलिक साहब का नाम नहीं बताऊंगा। इनकी ज़ात मलिक भी मैंने अपने तौर पर लिख दी है। पुलिस ने इन्हें किसी दूसरी ज़ात के नाम से पुकारा था, क्योंकि जहाद कश्मीर का खुफिया कारकुन मुजाहिद आज भी जम्मू में मौजूद है और कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद कर रहा है। इसके बावजूद मैंने मलिक साहब को अपने मिशन जम्मू के हुर्रियत परस्त गुलाम रसूल और दिल्ली के मास्टर सिपाही गुल खां के बारे में कुछ ना बताया।
अखबार में खबर आ गई थी कि नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर से एक खतरनाक पाकिस्तानी जासूस फरार होने में कामयाब हो गया है और पुलिस को इसकी तलाश है। मलक साहब ने मुझसे पूछा भी था कि क्या वो खतरनाक पाकिस्तानी जासूस मैं ही हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरा किसी पाकिस्तानी जासूस से कोई ताल्लुक़ नहीं और यहाँ कश्मीर में मैं किसी पाकिस्तानी जासूस को नहीं जानता, ना ही यहाँ मैं पाकिस्तानी जासूस बनकर या कमांडो बनकर आया हूँ। भला इसकी मुझे ज़रूरत क्या है? कश्मीर का बच्चा कमांडो बनकर अपने वतन को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए खून के नजराने दे रहा है। कश्मीर के हुर्रियत परस्त मुजाहिद खुद अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। मैं भी कश्मीरी मुसलमानों के शाना बशाना दुश्मन के खिलाफ जंग करने आया हूँ। जासूसी वगैरह से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मलक साहब बेख्तियार पुकार उठे, जज़ाकल्लाह। अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब हम वादी से गासिब भारतीय फौज को भागने पर मजबूर कर देंगे और कश्मीर पर आज़ादी का परचम लहराएंगे। इन्होंने मुझसे पूछा मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने इन्हें बताया कि मैं श्रीनगर जाना चाहता हूँ। मैं मुजाहिदीन आज़ादी का एक ज़रूरी पैगाम लेकर दिल्ली से श्रीनगर ही जा रहा था कि किसी ने मेरी मुखबरी कर दी और लारी अड्डे पर उतरते ही पुलिस ने मुझे घेर लिया। अगर ज़रा सी सुस्ती करता तो पकड़ा लिया जाता। मैं मौका पाते ही दौड़ पड़ा और पुलिस भी मेरे पीछे दौड़ी और इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। अब मैं चाहता हूँ कि किस तरह श्रीनगर वापस पहुँच जाऊँ। मेरा इरादा भी वहाँ से श्रीनगर कश्मीरी हुर्रियत पसंद कमांडर शेरवान के पास जाने का था। मुझे यकीन था जम्मू के मुजाहिद गुलाम रसूल ज़ख्मी गुल खां को किसी न किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दिया होगा। मेरा वापस दिल्ली जाना खतरे का बाइस बन सकता था। मेरे लिए श्रीनगर जाकर कमांडर शेरवान से मिल जाना ही बेहतर था कि किसी अगले कमांडो मिशन की तैयारी की जाए और भारत की फिरौनियत और जुल्म और इस्तबदार की एक और काली ज़ब लगाई जाए। जम्मू के नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर के कुबूत खाने में अपने आदमी गुल खान को फरार करवाने का हमारा मिशन कामयाब हो चुका था। अब किसी दूसरे कमांडो मिशन की प्लानिंग ज़रूरी थी। मलक साहब कहने लगे, अभी तुम्हारे यहाँ से श्रीनगर रवाना होना मुनासिब नहीं होगा। पुलिस तुम्हारी शक्ल और सूरत से वाकिफ़ है। पुलिस ने जम्मू श्रीनगर रोड पर जगह जगह नाकाबंदी कर रखी होगी। मेरा मशवरा यही है कि मैं तुम्हें 1-2 दिन यहीं छुपाए रखूं। मैंने कहा, इस दौरान आपका हिंदू नौकर आ गया तो मुश्किल पेश आ सकती है। मलक साहब ने कहा, इसकी तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया है। मैंने मलक साहब से कहा, हमारे कश्मीरी मुजाहिद वादी कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और बुए बहा कुर्बानियाँ देखकर खून के नजराने पेश करके अपनी आज़ादी की शम्मा रोशन किए हुए हैं। ऐसी हालत में मैं यहाँ आराम से कैसे बैठ सकता हूँ? आप सिर्फ इतना इंतज़ाम कर दें कि मैं जम्मू से किसी तरह निकल जाऊँ। आगे बानिहाल की पहाड़ी में पहुँचकर मैं खुद रास्ता तलाश कर लूँगा। तब मलक साहब को भी जहाद कश्मीर की नाजुक सूरत हाल का एहसास हुआ। कहने लगे, खुदा तुम्हें जहाद कश्मीर में कामयाबी अता फरमाए। कल रात तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई इंतज़ाम कर दूँगा। तुम आज की रात और कल का दिन मेरे मकान में ही छुपे रहना, यहाँ से बाहर मत निकलना। वो रात और दूसरा दिन मैंने मलक साहब के मकान पर छुप कर गुजारा। दूसरी रात को मलक साहब जहाँ गए हुए वहाँ वापस आकर कहने लगे, जम्मू बानिहाल रोड पर पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी कर रखी है। पुलिस को यकीन है कि तुम अभी तक जम्मू में ही हो। दूसरी तरफ जम्मू कठुआ रोड पर भी पुलिस नाकों पर मौजूद है। जम्मू से जालंधर होशियारपुर जाने वाली लारियों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस के पास तुम्हारे अखबार में छपी हुई तस्वीर मौजूद है। मैंने कहा, ख्वाह कुछ भी हो, मेरा कश्मीर के मुहाज पर पहुंचना ज़रूरी है। मेरे साथी वहां जंग कर रहे हैं। मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता। मलक साहब बोले, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें यहाँ से निकलने का मैंने बंदोबस्त कर दिया है। आज आधी रात के बाद एक आदमी यहाँ आएगा, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। वो अपना ही आदमी है, वह तुम्हें बानिहाल तक पहुँचा देगा। बस मैं बानिहाल पहुँच जाऊँ, आगे ज़रा सा रास्ता है, मेरा जाना पहचाना है, आगे मैं खुद चला जाऊँगा। मैंने मलिक साहब से जब पूछा कि जो आदमी मुझे लेने आधी रात को आ रहा है वो किस तरीके से मुझे जम्मू से निकालेगा, तो वो कहने लगे, ये बात इसने मुझे भी नहीं बताई, तुम इसके साथ चले जाना। वो पहले भी ख़तरनाक हालत में यहाँ से कश्मीरी कमांडोज को निकाल कर ले जाता रहा है, लेकिन इसने अपने ज़रिए के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। हालात ऐसे हैं कि सबको कभी कभी एक दूसरे से भी राजदारी से काम लेना पड़ता है। रात को खाने के बाद मलिक साहब ने समावारा सब कश्मीरी चाय बनाई। चाय का कप पीते और बातें करते रहे। इस तरह रात के 11:30 बज गए। मलिक साहब ने 2-3 बार उठकर खिड़की में से नीचे गली में झांक कर देखा। कहने लगे, मेरा ख्याल है वो थोड़ी देर में आने वाला है। 12:15 बजे तो नीचे देवड़ी के दरवाजे पर किसी ने 3 मरतबा आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दी। मैं समझ गया कि ये एक कोड वर्ड है। रात की खामोशी में एक आवाज़ बड़ी साफ सुनाई दी,
मलक साहब जल्दी से उठे, अपना आदमी आ गया है। वो नीचे चले गए। मुझे दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई। खामोशी में ये आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई महसूस हो रही थी। मलक साहब इस आदमी को लेकर ऊपर आ गए। ये एक दुबला पतला ही आदमी था। इसने गर्म चादर ओढ़ रखी थी। आंखें शहबाज की आंखों की तरह चमक रही थी। आते ही मुझे गौर से देखकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने अपना नाम बताया। इसने दूसरा सवाल किया, श्रीनगर में किसके पास जाओगे? मैंने कश्मीरी मुजाहिद कमांडर शेरवान का नाम लेना मुनासिब ना समझा। मैं भी इंतहाई राजदारी से काम ले रहा था। मैंने कहा, श्रीनगर में अपने साथी मुजाहिदीन के पास जाऊंगा। श्रीनगर के शुमाल मशरिकी पहाड़ियों में जहाँ कश्मीरी मुजाहिद कमांडर शेरवान का खुफिया हाइड आउट था, इसका एक खास कोड नाम था जो सिर्फ कमांडर शेरवान मुजाहिद साथियों को ही मालूम था। शेरवान ने ये कोड नाम मुझे भी बता दिया था। जब हमें किसी जगह खुफिया कमिंगा के बारे में मालूम करना होता था तो हम अपनी जानिब से कोड का नाम लेकर दबे अल्फाजों में बोला करते थे। अगर दूसरा आदमी बाकी का आधा लफ्ज़ ठीक ठीक बता देता तो हम समझ जाते थे कि ये अपनी कमांडो फोर्स का आदमी है। मैं हैरान रह गया जब इस आदमी ने कमांडो शेरवान की खुफिया कमीगाह का आधा कोड लफ्ज़ बोल दिया। क्या तुम इसे मुकम्मल कर सकते हो? अभी इस बात की तस्दीक हो गई थी, ये अपना ही आदमी है। मैंने फ़ौरन कोड का बाकी लफ्ज़ इसे बता दिया। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराया और मलिक साहब से कहने लगा, हमें कदम कदम पर बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ता है। जम्मू श्रीनगर पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपने मुख पर छोड़ रखे हैं। हमें इनसे भी खबरदार रहना पड़ता है। फिर इसने मुझसे कहा, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मैंने मलिक साहब से हाथ मिलाया और इनका शुक्रिया अदा किया। वो आदमी बोला, इन फजूल बातों में वक्त ज़ाया मत करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ये कहकर वो सीढ़ियों वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं भी जल्दी से इसके पीछे हो गया। मलिक साहब के मकान से निकलने के बाद बाहर बाजार भी खाली और तारीकी थी। वो आदमी मेरे साथ चल रहा था। कहने लगा, मैं तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताऊंगा, तुम मुझे शाहजी कहकर बुला सकते हो। जम्मू शहर के इस सुनसान बाजार में थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक गली में दाखिल हो गया। हमें देखकर एक कुत्ता भौंकता हुआ वहां से भाग गया। गली ऊंची और नीची तंग थी। ये गली आगे एक तंग बाजार में निकलती थी। शाहजी अब आगे आगे चल रहे थे। गली खत्म हुई तो इसने मुझे हाथ से पीछे ठहरने का इशारा किया। बाजार में दाएं बाएं देखने लगा। तेजी से मेरे पास आया और मुझे खींचते हुए एक मकान के पास जहां अंधेरा था ले गया और सरगोशी में कहा, पुलिस की गश्ती पार्टी आ रही है। जहां खड़े थे वहां अंधेरा था। बाजार में कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। फिर मैंने 3-4 पुलिस के सिपाहियों को एक दूसरे से बातें करते गली के आगे से गुजरते देखा। एक सिपाही अचानक गली के सामने रुक गया। शाहजी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पीछे कर दिया। दूसरे सिपाही ने डोगरी जबान में इससे पूछा, वो क्या देख रहा है गली में? पहले सिपाही कहने लगा, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे शक पड़ता है कि पाकिस्तानी कमांडो यहीं कहीं छुपा हुआ है। दूसरा सिपाही ने हल्का सा कहका लगाकर कहा, को बंद राम आ जाओ, पाकिस्तानी कमांडो अब तक कश्मीर पहुंच चुका होगा। और वो डोगरा सिपाही जिसका नाम गोविंद राम था आगे बढ़ गया। जब इन पुलिस वालों को आवाज़ें दूर होते हुए बिल्कुल गायब हो गई तो शाहजी मुझे लेकर बाजार में आ गए और कहने लगे, खतरा बहुत करीब आकर टल गया, अब हमें यहाँ से तेज तेज चलकर निकल जाना होगा। शाहजी मुझे अपने साथ जम्मू की तंगदार गलियों में और सुनसान बाजारों में से गुजार कर आखिरकार शहर के शुमाल की जानिब एक मैदान में आ गए। यहाँ नशेब में मुझे एक जगह बिजली का बल्ब जलता नजर आया। तंग उतराई थी। वहाँ आगे गए। ये लारियों और ट्रकों का अड्डा लगता था। एक तरफ 2 लारियाँ खड़ी थी, कुछ खाली ट्रक भी खड़े थे। एक ट्रक में लकड़ी के शहतीर लदे हुए थे। शाहजी को देखकर एक आदमी कोठरी से निकल कर आ गया। शाहजी ने इसके करीब जाकर पूछा, सब ठीक है? वो आदमी बोला, जी शाहजी। इस आदमी ने शाहजी नहीं कहा था, ये मैंने राजदारी बरतने के लिए अपनी तरफ से लिख दिया। शाहजी ट्रक के पिछली तरफ आ गए। ये बहुत बड़ा ट्रक था। लकड़ी के शहतीर सीधे भी खड़े थे और एक दूसरे के ऊपर भी लदे हुए थे। एक और आदमी कोठरी से निकल कर आ गया। इन्होंने एक तरफ से 3 शहतीर हटा दिए। मैंने देखा कि वहाँ ट्रक के अंदर एक खुली जगह बनी हुई थी। बांस के साथ जलते बल्ब की रोशनी में ये जगह साफ नजर आ रही थी। शाहजी ने मुझसे कहा, तुम्हें जम्मू से बानिहाल तक यहाँ लेट कर सफ़र करना होगा, क्या ये तुम तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हो? मैंने कहा, कमांडो के लिए तो कोई मुश्किल नहीं। शाहजी बोले, सफ़र लंबा है लेकिन रास्ते में तुम्हारी देखभाल करते रहेंगे। मैं बानिहाल तक तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब अंदर जाकर लेट जाओ और रातों रात जम्मू के इलाके से निकल जाना चाहिए, यही बेहतर है। मैं ट्रक पर चढ़कर लकड़ी के शहतीरों के नीचे जो खाली जगह थी वहाँ लेट गया। शाहजी कहने लगे, जम्मू बानिहाल रोड पर पुलिस की चेक पोस्टें हैं, पुलिस चेकिंग करेगी, तुम्हें कोई आवाज़ मत निकालना, बाकी मैं संभाल लूँगा। मेरे ऊपर और दाएं बाएं लकड़ी के शहतीर और छोटी गलियां इस तरह लगा दी गई कि मैं इसमें पूरी तरह छुप गया। मुझे बाहर की रोशनी भी नजर आना बंद हो गई, मगर इस जगह जहां मेरी जगह बनाई गई थी मैं पहलू नहीं बदल सकता था और टांगे भी समेट सकता था। इसके साथ ही ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया।
दूसरे लम्हे ट्रक सड़क पर चल रहा था। मैं लकड़ी के शैतीरों के अंदर अंधेरे में ऐसे पड़ा था जैसे मुर्दा कब्रों में पड़ा होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि मुर्दा बेहिस्सो हरकत होता और मैं पहलू बदल सकता था, हाथ पैर हिला सकता था। ट्रक ने सड़क पर आने के बाद एक ख़ास रफ्तार पकड़ ली थी और इसी रफ्तार से चला जा रहा था। अगर मैं सख्त जान ना होता और अपनी कमांडो तरबियत के दौरान मुझे इस किस्म की इज़्ज़तें बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग ना मिली होती तो शायद मैं थोड़ी देर बाद ही घबरा जाता, मगर मैं आंखें बंद किए खामोशी से लेटा रहा। ट्रक चलता रहा। कभी सड़क की चढ़ाई आ जाती और कभी ट्रक नशेब में उतरने लगता। वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं था। वक्त जैसे थम ही गया था। हर जगह हर सू अंधेरा ही अंधेरा था। काफ़ी देर गुजरने के बाद मालूम हुआ कि मैं मैदानी इलाके में आ गया हूँ। ट्रक हमवार सड़क पर चल रहा है। इस दौरान सामने की तरफ से आने वाले ट्रक भी थोड़ी थोड़ी देर बाद गुजरते रहे। मुझे ताज़ा हवा बराबर से आ रही थी। मैं सो जाने का इरादा किया, मगर इस ख्याल से जागता रहा कि रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी है। पुलिस और फौज भी मौजूद होगी। चेकिंग के दौरान कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल है ट्रक को जम्मू के अड्डे से चले कोई 1 घंटा गुजरा होगा कि ट्रक की रफ्तार एकदम से हल्की होना शुरू हो गई। मैं चौकस हो गया। ऐसा लगा जैसे ट्रक सड़क से नीचे उतर गया है। फिर ट्रक रुक गया। मुझे शाहजी की आवाज़ आई। वो किसी को कह रहे थे, राम राम महाराज। किसी ने कहा, ट्रक की चेकिंग होगी, तुम इस तरफ आकर खड़े हो जाओ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। पुलिस या फौज के आदमी थे जिन्होंने शाहजी को कोई अहमियत नहीं दी थी। फिर ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे ट्रक पर लदे हुए शैतीरों को इधर उधर करके देखा जा रहा हो। साथ साथ आदमियों की बातों की आवाज़ें भी आ रही थी। इनके लहजे में मैंने अंदाज़ा लगाया ये फौज के नहीं बल्कि डोगरा सिपाहियों के आदमी हैं। ये लोग आगे शैतीरों की टार्च की रोशनी में देखते मेरी तरफ आ गए। अंधेरे में शैतीरों के दर्दों में टार्च की रोशनी किरणों की शक्ल में मुझ पर पड़ती और गायब हो जाती। मैं सांस रोककर शैतीरों के नीचे बिल्कुल सीधा पड़ा था। शैतीर बड़े बड़े थे। पुलिस वाले इन्हें हटाते तो मैं नज़र आ जाता, मगर इनके अंदर टार्च की रोशनी डालकर देख रहे थे और बातें भी कर रहे थे। ज़बरदस्त खतरा मेरे सर पर मंडला रहा था। फिर टार्च की रोशनी दर्जों में आना बंद हो गई। शाहजी की आवाज़ आई, महाराज आजकल इतनी ज़्यादा चेकिंग क्यों हो रही है? किसी ने जवाब दिया, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। मेरी जान में जान आई। मैंने गहरी सांस ली और अपने अकड़े हुए जिस्म को ढीला छोड़ दिया। दूसरे लम्हे ट्रक आगे रवाना हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। दिमाग में उलट पुलट ख्याल आने लगे। कभी राजस्थान की बदरू चंद्रिका का ख्याल आता, जो मेरी दुश्मन बनकर मेरे पीछे लगी हुई थी और जिसने मुझसे कह दिया था कि मैं तुमसे अपनी मोहब्बत की तौहीन का ऐसा इंतकाम लूँगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। कभी दिल में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास जो मुग़ल शहज़ादे की कब्र थी, इसकी तरफ ध्यान चला जाता। मुग़ल शहज़ादे की रूह ने भी मुझे खबरदार किया था कि मैं बहुत जल्द मुझ पर एक नागानी आफत नादिल होने वाली है। मुझे इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुग़ल शहज़ादे की रूह ने साथ ही मुझे इसकी नागानी आफत से निजात हासिल करने का तरीका भी बता दिया था, जो आपको पहले बता चुका हूँ और आपने भी सुन लिया होगा, लेकिन आपकी याददाश्त को ताज़ा करते हुए मैं एक बार फिर सुनाई देता हूँ। मुग़ल शहज़ादे की रूह ने कहा था कि शहर नजीबाबाद के बाहर पत्थरगढ़ का पुराना किला है। यह किला नवाब नजीब-उल-दौला ने अपने दौर इक़्तिदार में बनवाया था। नवाब नजीब-उल-दौला हक़ व बातिल, कुफ्र व इस्लाम की जंग के वो बहादुर मुजाहिद थे जिन्होंने लाखों इस्लाम के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और इस्लाम के परचम को सलबुलंद रखा। पत्थरगढ़ का किला इसी मुजाहिद की यादगार है। किले के अक़्ब में नजीबाबाद के जंगल शुरू हो जाते हैं। यहाँ एक बड़ा ही दुश्वार गुजार और ख़तरनाक जंगल है। इस जंगल का नाम कुजली बन है। कुजली बन के अंदर एक टीला है। इस टीले को लाल पहाड़ी भी कहते हैं। इसकी निशानी यह है कि इस टीले की चोटी पर 2 सुर्ख रंग की मखरूती चट्टानें साथ साथ खड़ी हैं। जब तुम पर नागानी आफत नादिल हो तो तुम कुजली बन के जंगल की लाल पहाड़ी पर जाना। वहाँ पहाड़ी के दामन में एक पुराना कुआं है। इस कुएं के पास बांस के झंडे में एक कब्र बनी हुई है। इस कब्र की अब एक निशानी ही बाकी रह गई है। कब्र के पत्थर ज़मीन से उभरे हुए हैं। तो वहाँ बावजू होकर फातिहा पढ़ना। ये इस मुसलमान मुजाहिदा की कब्र है जो कुफ्र व इस्लाम की जंग में मरहट्टा सिपाहियों के एक दस्ते से लड़ती हुई शहीद हो गई थी। मुग़ल शहज़ादी की रूह ने कहा था कि फातिहा पढ़ने के बाद आधी रात तक बैठे रहना। अगर खुदा ने चाहा तो आधी रात के वक्त शहीद खातून की रूह आकर तुझे सलाम करेगी और हम कलाम होगी और तुझे बताएगी कि तुम पर जो आफत नादिल हुई है इसका इलाज क्या है। ट्रक बानिहाल रोड पर अपनी ख़ास रफ्तार से चला जा रहा था। फिर मुझ पर गनूद की तारी होने लगी। मैं सो गया। आंखें एक धचके के साथ खुल गईं। ट्रक रुक रहा था। मुझे लकड़ी के शैतीरों की छोटी छोटी दर्जों में से दिन की रोशनी नजर आने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी संदूक में बंद हूँ। टांगों को दाएं बाएं सुकेड़ कर ऊपर नीचे करने लगा। दिन चढ़ गया था। ट्रक रुक गया था। इसके साथ ही शैतीर इधर उधर हटाए जाने लगे। शाहजी की आवाज़ आई, जागते हो कि सो रहे हो? मैंने कहा, जाग रहा हूँ शाहजी। शाहजी के साथ ड्राइवर और ट्रक का
कैलेंडर दोनों मिलकर शहतीर इधर उधर हटा रहे थे। फिर मैं बाहर निकल आया। धूप निकली हुई थी। ट्रक एक ऐसी जगह पहाड़ों के दरमियान वीरान जंगल में खड़ा था। शाहजी कहने लगे, आओ नाश्ता कर लो। तुम्हारी खुशनसीबी है कि रास्ते में पुलिस ने ज़्यादा चेकिंग नहीं की। पहले चेक पॉइंट पर डोगरा फौजी खड़े थे। इन्होंने टार्च की रोशनी डालकर चेकिंग की थी। खुदा का शुक्र है वो तुम्हें नहीं देख सके। इसके बाद पुलिस वाले ज़्यादातर मेरे वाकिफ थे। हम लोग हफ्ते में 2 बार माल लेकर जम्मू से बानिहाल जाते रहते हैं। टीले के दामन में एक छोटा सा पहाड़ी चश्मा बह रहा था। मैंने वहाँ मुँह हाथ धोया, पानी पिया। शाहजी अपने साथ मकई की गुड़ वाली मीठी रोटियाँ, मक्खन और थर्मस में चाय लाए थे। हमने चश्मे के पास बैठकर नाश्ता किया, चाय पी। मैंने शाहजी से पूछा, अभी बानिहाल कितनी दूर है? वो बोले, शाम को पहुंचेंगे। ट्रक की रफ्तार भी ज़्यादा नहीं कर सकते। कुछ देर आराम करने के बाद मैं दोबारा शहतीरों के दरमियान अंदर बनी हुई कब्र में जाकर लेट गया। मेरे ऊपर शहतीर डाल दिए गए और ट्रक बानिहाल की तरफ रवाना हो गया। दोपहर के बाद ट्रक किसी जंगल में एक बार फिर रुक गया। वहाँ भी मैंने शहतीर के नीचे से निकलकर शाहजी के साथ बैठकर थोड़ी सी मीठी रोटी खाई, चाय पी और आगे रवाना हो गए। जब सूरज गरूब हो गया और रात की तारीकी जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर उतरने लगी तो ट्रक अपनी मंजिल पर पहुंचकर रुक गया। मुझे शहतीरों के अंदर से निकाला गया। मैंने देखा कि ट्रक एक कच्ची सड़क के किनारे खड़ा है। इसकी बत्तियां बुझी हुई हैं और कोई सड़क थी जिस पर थोड़े थोड़े फासलों पर बत्तियां जल रही थी। शाहजी ने ऊपर की तरफ इशारा करके कहा, हम बानिहाल से 2 मील आगे निकल आए हैं। ऊपर जो तुम रोशनियां देख रहे हो, बानिहाल श्रीनगर रोड की रोशनियां हैं। यहाँ से तुम्हें अकेले ही श्रीनगर तक सफ़र करना होगा। हम लोग यहाँ से ट्रक लेकर वापस बानिहाल जाएंगे और माल उतार कर कल सुबह वापस जम्मू रवाना हो जाएंगे। मैं ऊपर देख रहा था, पहाड़ के पहलू में एक सड़क थी जिसकी बत्तियां झिलमिला रही थी। शाहजी ने मुझसे पूछा, तुम श्रीनगर तक किस तरह जाओगे? सड़क पर तो तुम्हें लारी भी मिल जाएगी। तुम जंगलों में से गुजर कर जाओगे या लारी में बैठ कर जाओगे? मैंने कहा, मेरा ख्याल है मैं खतरे से काफ़ी दूर हो गया हूँ। अब श्रीनगर जाने वाली किसी लारी में बैठ जाऊँगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, शाहजी ने कहा। पहले तुम ऊपर जाओ, तुम्हारे जाने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने शाहजी से हाथ मिलाया, ड्राइवर और कैलेंडर से भी हाथ मिलाया। इन्हें खुदा हाफिज कहा और खुदा की अमान में दिया। इन्होंने खुदा हाफिज कहा और झाड़ियों में से ऊपर सड़क की चढ़ाई चढ़ने लगा और अंधेरे में ओझल हो गया।